Hello, dear students. Let's continue our topic India's foreign policy. Contents of this session, main points we will cover in this session are peace and conflict with China, principles of Panchashil, Panchamrit, the Chinese invasion 1962, Sino-India relations since 1962. Peace and conflict with China. पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना में हम ये देखेंगे कि चाइना के साथ में भारत के कौन सी ट्रीटीज़ हुई है, उसके साथ में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, ये सब हम इसमें देखेंगे. After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. इंडिया ने पहली जो 1949 में चाइनीज़ नई सरकार लेकर आए उसका एक इंटरनेशनल फ्लोरा पर उसने स्वागत किया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के रूप में. नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट was coming out of the shadow of western domination and helped the new government in international flora. नेहरू ने ये फील किया कि जो ये उनका नेबर चाइना है वो पश्चिमी शेडो से बाहर निकल कर आया है, मतलब उनसे उनके डोमिनेशन से अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, और इस नई गवर्नमेंट की उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर स्वागत किया. वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट ए पॉसिबल चाइनीज़ एग्रेशन इन फ्यूचर. हालांकि बहुत सारे लेटर्स वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को लिखे कि चाइना आगे चलकर चाइनीज़ एग्रेशन हो सकता है, लेकिन नेहरू जी फुल सपोर्टिव थे चाइना और इंडिया के रिलेशंस के लेकर. बट नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना. नेहरू जी ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है कि इंडिया के ऊपर कभी चाइना का अटैक हो सकता है, ये असंभव कार्य होगा. फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज़ बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेज नॉट द आर्मी. और इनका इतना विश्वास था कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज को लगा रखा था, मतलब अर्धसैनिक बल जो थे, मिलिट्री फोर्सेज नहीं काम करती थी वहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्सेज काम कर रही थी. तो उनका बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर विश्वास था. द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. और जवाहरलाल नेहरू और जो साउ एन लाई थे उन्होंने दोनों ने मिलकर एक पंचशील सिद्धांत दिया जिसको ही प्रिंसिपल ऑफ पंचशील भी बोला जाता है. द जॉइंट एनिशिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. 5 प्रिंसिपल थे, किसके लिए थे? पीसफुल को, दोनों देश सह अस्तित्व के भाव से रहेंगे. बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज़ Premier Zhou Enlai on 29th April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries. तो ये जो पंचशील सिद्धांत थे जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जो प्रीमियर थे साउ एन लाई, उन्होंने 29 अप्रैल 1954 में दिया, और ये दोनों देशों के बीच में स्ट्रोंगर रिलेशनशिप बनाने के लिए दिए गए थे. और इसमें 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? फर्स्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरियल एंड सोवर्निटी. दोनों देश अपनी जो अखंडता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता को बनाए रखेंगे और म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, बिना किसी बात पर एग्रेशन नहीं करेंगे, युद्ध की स्थितियां नहीं लाएंगे. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. और दोनों देश अपने जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों देश समानता और म्यूचुअल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करेंगे. पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दोनों देश सहअस्तित्व शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे. ये इस तरह से इनके 5 पंचशील सिद्धांत थे. लेकिन इसी को ही मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में पंचशील टू पंचामृत, हमारी जो नई फॉरेन पॉलिसी है उसमें पंचशील को उन्होंने पंचामृत का नाम दिया गया. मोदी गवर्नमेंट्स पंचामृत 2015 आर. फर्स्ट, सम्मान. उन्होंने 5 अलग अलग वर्ड्स दिए कि हमारी जो नई फॉरेन पॉलिसी है उसमें पंचामृत का मतलब होगा फर्स्ट सम्मान, डिग्निटी एंड ऑनर. हमारी जो विदेश नीति है उसमें डिग्निटी होगी, हम दूसरे जो देश हैं उनको ऑनर बनाए रखेंगे या फिर अपना ऑनर बनाए रखेंगे. संवाद, ग्रेटर एंगेजमेंट एंड डायलॉग, हर देश एक दूसरे से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे ताकि आगे से आगे और ज़्यादा हमारे इंटरनेशनल फ्लोरा पर पहचान बने. समृद्धि, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सुरक्षा, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, हम ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे. संस्कृति एवं सभ्यता, हमारे कल्चर
और जो हमारी संस्कृति है उसको, जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको पूरे विश्व में दिखाएंगे। कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, ये मोदी गवर्नमेंट ने अपनी नई विदेश नीति में शामिल किए हैं। द चाइनीज़ इन्वेजन 1962। अब धीरे धीरे चाइना के साथ में इंडिया के डिस्प्यूट शुरू होते हैं। तो फर्स्ट जो इन्वेजन हुआ था चाइना ने इंडिया के ऊपर किया था वो 1962 में किया था। टू डेवलपमेंट स्ट्रेंथ आवर रिलेशनशिप, दो डेवलपमेंट, ये 1962 में तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। चाइना जो डेवलपमेंट्स थे वो हमारे रिलेशन के बीच में स्ट्रेन कर रहे थे। फर्स्ट, चाइना एनेक्स्ड तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव्ड ए हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में एक ऐसा राज्य था जो दोनों की पहचान बताता था, और चाइना ने उसके ऊपर आक्रमण किया था उसके ऊपर 1950 में। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल स्लम इन इंडिया इन 1959। तो जो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, बौद्ध गुरु थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर राजनीतिक शरण ली थी। मतलब क्या होता है शरण ली थी कि हमारी जो बौद्धिक सभ्यता है उसको बचाना चाहिए। चाइना alleged दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अलोइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया। और चाइना ने इल्ज़ाम क्या लगाया, क्या कह के बताया कि जो भारतीय सरकार है वो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है। ए लिटिल अर्लियर ए बाउंड्री डिस्प्यूट, और जो दूसरा था वो क्या था, बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया था। ए लिटिल अर्लियर ए बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चला था। India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. इंडिया ने कहा कि जो हमारी बाउंड्री है इंडिया और चाइना की वो जो सेटलमेंट था वो कॉलोनियल टाइम, मतलब जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ पर था तभी सेट हो गया था। लेकिन चाइना ने कहा कि कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, कि कॉलोनिकल टाइम में जो भी डिसीजन हुए हैं वो अब अप्लाई नहीं होंगे। चाइना क्लेम 2 एरियाज़ विद इन द इंडियन टेरिटरी, 2 जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं उनके ऊपर चाइना क्लेम करता है कि वो उसी के ही जगह है या फिर स्थान है। फर्स्ट, अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन एरिया है उसको वो अपना बताता है। सेकेंड, मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जो की एरियाज है उसको वो अपना कहता है। इन वॉट वॉज देन कोल्ड नीफा, उसको क्या कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी, नीफा बोला जाता था। वो पूरा राज्य जो है वो चाइना अपनी जगह बताता है उसको। ये आपको मैप दिखाया गया है जिसमें अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर के एकदम ऊपर की साइड में रेड कलर के उसमें दिखा रखा है, वो चाइना कहता है कि वो उसी की ही जगह है। सेकंड, ये जो अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट ऑफ जो की एरियाज है उसको जो नीफा बोला जाता है उसको चाइना अपना बताता है। डिस्पाइट ए वेरी लॉन्ग correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved। और ये जो ये डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, ये बहुत लंबा चला, बहुत लंबी डिस्कशन भी हुई इसके बारे में बड़े बड़े नेताओं के बीच में, लेकिन ये डिफरेंस रिजोल्व नहीं हो पाया, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकल पाया था। वाइल द एंटायर वर्ल्ड अटेंशन वॉज ऑन द क्राइसिस इन्वॉल्विंग द 2 सुपर पावर्स, और उसी टाइम आप सबको पता है कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, तो 2 सुपर पावर्स के बीच में क्राइसिस चल रहा था, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। चाइना लॉन्च्ड ए स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962 ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन्स, और चाइना ने उसी टाइम एक बड़ा हमला बोल सकते हैं, आक्रमण कर दिया था जो 2 डिस्प्यूटेड रीजन्स थे, एक तो अक्साई चीन, दूसरा नीफा का जो एरिया था उसके ऊपर अक्टूबर 1962 में युद्ध कर दिया था। The first attack lasted 1 week and Chinese forces captured some key areas in अरुणाचल, और पहले अटैक में ही चाइना की जो फोर्स थी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो की एरियाज थे, मतलब बीच के जो स्थान थे उनको अपने हिरासत में ले लिया था। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ वाइल द इंडियन फोर्सेज कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। इन द ईस्ट द चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स। अब एक्चुअल में हुआ क्या था,
पहला अटैक हुआ अरुणाचल प्रदेश पे, और दूसरा उसी के अगले में दूसरे उन्होंने लद्दाख पर कर दिया। वो लोग अरुणाचल प्रदेश को संभालते, इतने में उन्होंने दूसरा अटैक लद्दाख के ऊपर कर दिया था। और लद्दाख में ब्लॉक द चाइनीज एडवांस टू द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, इन द ईस्ट द चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंटायर। और असम प्लेन्स के जो एंट्री पॉइंट्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने पूरी की पूरी एडवांस कर लिया था या फिर अपनी तरफ कर लिया था। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड ए यूनिलेटरल सीज फायर, और एक तरफा युद्ध विराम भी घोषित कर दिया था। इंडिया को समझ में भी नहीं आ रहा था कि युद्ध को कैसे निपटा जाए, उससे पहले ही चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। एंड इट्स ट्रूप विथड्रू टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगिन, और उनके वहाँ से ही चले गए जहाँ से इन्वेजन शुरुआत की थी, वहीं से उन्होंने वापस भी ले लिए थे। तो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस युद्ध से कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा था यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। फर्स्ट बिंदु तो हमारे ये था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, यहाँ पर मिलिट्री थी ही नहीं। जब तक मिलिट्री को बुलाया गया तब तक उसने जो एरियाज इसको अपनी तरफ करना था उनके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था। द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज़ इमेज एट होम एंड अब्रॉड। इसकी वजह, ये जो चाइना वॉर था इसकी वजह से इंडिया की इमेज चाहे होम में हो चाहे अब्रॉड में हो बहुत एक तरह से शून्य के बराबर हो गई थी या फिर गिर गई थी। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस, और इंडिया ने अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री थी उनसे हेल्प भी मांगी थी इस क्राइसिस से निकलने के लिए। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और जो सोवियत यूनियन था इसमें न्यूट्रल बना हुआ था, तटस्थ था, उसने कुछ भी इंडिया की हेल्प नहीं की थी। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स इधर रिजाइंड और वर रिटायर्ड, और बहुत जो बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स थे वो या तो रिजाइन कर दिया उन्होंने इसकी वजह से, या फिर वो रिटायर हो गए थे। Nehru's close associate and then defense minister V. Krishnan Menon had to leave the cabinet, और इतना मतलब इस तरह से उनके घरेलू राजनीति पर असर पड़ा था कि जो नेहरू के क्लोज एसोसिएट थे या फिर उस टाइम जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, वी कृष्णा मेनन को उस टाइम कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा इस तरह से, क्योंकि वो हालात समझ नहीं पा रहे थे। नेहरूज ऑन स्टेचर सफर्ड एज ही वॉज सेवरली क्रिटिसाइज फॉर हिज न्यू असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। एक्चुअल में हुआ क्या कि नेहरू का विश्वास था चाइना के ऊपर, तो वो पूरी तरह से सब लोगों ने उसकी आलोचना की गई थी। और दूसरी कमी, हमारी मिलिट्री पहले से प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए, तो इस वजह से भी हमें इस युद्ध में हार स्वीकार करनी पड़ी। फॉर द फर्स्ट टाइम ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, और नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव निकला था गवर्नमेंट के लिए, वॉज मूव्ड एंड डिबेट इन लोकसभा, जो लोकसभा में डिबेटेड हुआ था। पहली बार नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ ये आया था अविश्वास प्रस्ताव। द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ओपोजिशन एज वेल, और ओपोजिशन को मौका मिल गया था कॉन्फ्लिक्ट करने का, तो ओपोजिशन को भी उतना ही प्रभावित किया। दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन क्रिएटेड इरकॉन्सिबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसमें भी जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक चाइना सपोर्टिव थी, एक सोवियत यूनियन के साथ जो चल के बनी हुई थी, उनमें भी डिफरेंस आ गया था। सीपीआई और सीपीआईएम बाद में बन गए थे। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेंड विद इन द सीपीआई, और जो यूएसएसआर के साथ थी फैक्शन मतलब जो ग्रुप था, पार्टी ग्रुप था, वो सीपीआई थी। एंड मूव टुवार्ड्स क्लोजर टाइज विद कांग्रेस, और वो कांग्रेस के साथ में थी, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। द अदर फैक्शन वॉज द सम टाइम क्लोजर टू चाइना एंड वॉज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस, और दूसरा फैक्शन बन गया था, दूसरा ग्रुप बन गया था जो चाइना को सपोर्ट कर रहा था और वो कांग्रेस को भी अगेंस्ट कर रहा था। The party split in 1964 and the leaders of the later faction formed Communist Party of India Marxist, और बाद में जो CPI थी वो 1964
2004 में दो ग्रुप्स बन गए, दो फैक्शन बन गए थे। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी CPI और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM मार्क्सिस्ट बन गई थी, जो चाइना को फॉलो कर रही थी। इन द वेक ऑफ चाइना वॉर मैनी लीडर्स ऑफ वॉट बिकम CPIM वर अरेस्टेड फॉर बीइंग प्रो चाइना। और बाद में चाइना के वॉर के बाद में ये जो CPIM के बहुत सारे लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो प्रो चाइना एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे थे या फिर उनको सपोर्ट कर रहे थे। The war with China alerted Indian relations up to the volatile situation in the नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसकी वजह से बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अलर्ट घोषित हो गए थे कि क्योंकि उस टाइम पहले इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे, लेकिन युद्ध होने के बाद में इनकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान अग्रसर हुआ था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity। क्योंकि हमारी ये जो एरिया था वो एक्सट्रीमली अंडरडेवलप्ड था, डेवलप्ड नहीं था, बिल्कुल भी अविकसित था। ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया, और नेशनल इंटीग्रेशन में भी चैलेंज था कि इस और पॉलिटिकल यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी था कि इस जो एरिया है उसके ऊपर सरकार काम करे। नागालैंड वॉज ग्रेंटेड स्टेटहुड, नागालैंड था उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मणिपुर एंड त्रिपुरा, दो यूनियन टेरिटरीज, वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। मणिपुर और त्रिपुरा जो यूनियन टेरिटरीज थी, संघ शासित प्रदेश थे, उनको ये राइट दिया गया कि वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करवा सकती है। तो ये कुछ सुधार किए गए थे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। China-India relations. It was in 1976 the full diplomatic relations were restored between the two countries। 1962 में जो वार हुआ उसके बाद में 76 में फिर से इंडिया और चाइना के दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशंस थे उनको रिस्टोर किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर टू विजिट चाइना इन 1979। और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम टॉप लेवल लीडर थे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने चाइना का विजिट किया था 1979 में। लेटर राजीव गांधी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। और राजीव गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू के बाद में जिन्होंने चाइना के लिए विजिट भी किया था। Since then the emphasis is more on trade relations between the two countries। और उसके बाद में हमारे और चाइना के बीच में व्यापारिक संबंध भी कायम हुए। In 2008 China became India's largest trading partner and two countries have also extended their strategic and military relations। और 2008 में चाइना और इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे, व्यापारिक पार्टनर थे, और दोनों कंट्री ने अपनी मिलिट्री और जो इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रेटेजी थी उसको सुधारने के लिए कई प्रयास भी किए। इन जून 2012 चाइना स्टेट its position that Sino-India ties could be the most important bilateral partnership of the century। 2012 में चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि साइनो इंडिया टाइज जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशंस है कुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायलेटरल, दोनों द्विपक्षीय पार्टनरशिप है ओवरऑल सेंचुरी के। The Silk Road not only served as major trade route between India and China, but is also credited for facilitating spread of Buddhism from India to East Asia। ये जो सिल्क रोड है ये खाली ट्रेडिंग रूट नहीं है, खाली व्यापारिक मार्ग नहीं है, इसमें हमारी दोनों जो देश है उनकी संस्कृति, उनका जो धर्म है, स्पेशली जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है। The CCP General Secretary and President Xi Jinping visited New Delhi after Narendra Modi took over as PM of India in 2014। जब नरेंद्र मोदी पहली बार PM बने थे 2014 में तो सी जिनपिंग ने न्यू दिल्ली की विजिट भी की थी। इन अर्ली 2017 द टू कंट्रीज क्लेस्ड एट द डोकलैम प्लेट्यू अलोंग द डिस्प्यूटेड साइनो भूटानीज बॉर्डर। एक्चुअल में 2017 में दोनों देशों में क्लेश हो गया था फिर से डोकलैम प्लेट्यू पर
उस जो कि चीन और भूटान बॉर्डर के लिए डिस्प्यूट हुआ था। एडिशनली इंडिया रिमेन्स वे अबाउट चाइनाज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। और इंडिया को इस वजह से भी चिंता रहती है कि चाइना का जो रिलेशंस है वो पाकिस्तान के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। Since 5th May 2020, Chinese and Indian troops have engaged in aggressive melee face-offs and skirmishes at location along the 5 मई 2020 में चाइना और इंडिया के जो आपस में जो सोल्जर्स थे उनमें हाथापाई हो गई थी और बहुत ऐसे क्लेसेज देखने को मिले चाइना इंडियन बॉर्डर इंक्लूडिंग नियर द डिस्प्यूटेड पेंगोंग लेक इन लद्दाख एंड तिब्बत ऑटोनमस रीजन। ये जो बॉर्डर थे लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास में, उनके पास में और नियर द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड तिब्बत ऑटोनमस रीजन, सिक्किम और तिब्बत के जो ऑटोनमस रीजन है उसमें भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिला। एडिशनल क्लेशेज ऑल्सो टुक प्लेस एट लोकेशंस इन ईस्टर्न लद्दाख अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC कहते हैं, जो कि पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए इसका नाम है एक्चुअल कंट्रोल। तो उसके लिए भी इन लोकेशंस पे भी इनके डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।